स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब का अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। मेरी एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर वही बात आपसे रिपीट करूँगा कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, इंसान जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो कैसे लगती है कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीपीएससी के अंतर्गत एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। उसका पेपर फरवरी में होगा। उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 275 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का। आज हम लोग 276 नंबर से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वे किसके द्वारा चुने जाते हैं, आपको ये बताना है। बताइए। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वे चुने जाते हैं आपके राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। ये चुने जाते हैं राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधानसभाओं द्वारा, ये दिया गया है अनुच्छेद 80 के 4 के अंतर्गत। ठीक है, एक्ट 80 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए या फिर पूरे आजीवन। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वे चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, मतलब आजीवन काल के लिए चुने जाते हैं। इसे भी घटित नहीं किया, यानी कि विघटित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे विघटित होगा, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी तो देखिए, इसे विघटित भी नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, और इसके जो सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो आपके बी और सी दोनों सही है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो जब भंग नहीं किया जा सकता है तो इनमें से कोई नहीं। तो डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12, 20। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं वे किए जाते हैं आपके 12। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात करें तो अनुच्छेद आता है आपका, एक्ट आता है आपका 80। चलिए, प्रथम प्रधानमंत्री अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई थी वो कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला या देविका रानी। तो अगर हम प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई थी वो थी आपकी नरगिस दत्त। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो, ये कह लीजिए कि अवकाश प्राप्त करने की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष में क्या करते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाती है तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र क्यों देगा? क्योंकि लोकसभा का होता है।
बात समझ में आ रही है? तो त्यागपत्र क्या करेगा? नहीं देगा, क्योंकि अगर सरकार पराजित हो जाती है तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद विभंग नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन लागू क्यों होगा? कोई विद्रोह तो है नहीं कि शासन लागू होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? जैसा कि अभी हमने पूछा था, अनुच्छेद 80, 81, 82, 83। तो जो मनोनीत किए जाते हैं वे किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही ठहराता है, यानी वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध होता है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है। इसमें राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। तो अगर हम राज्यसभा की चौथी अनुसूची की हम बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में आती हैं, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से कि राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व, यानी इनमें से कौन सा है जिनमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान, या महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु? तो अगर हम राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? तो पहले हम देख लेते हैं किसमें से कितने लिए जाते हैं। तो देखिए, झारखंड से आपके 6 लिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ से आपके 5 लिए जाते हैं, जम्मू कश्मीर से आपके 4 लिए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से 31 लिए जाते हैं। तो सबसे कम कहाँ से लिए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझिए, माफ़ कीजिएगा थोड़ा डाटा गड़बड़ हो गया। झारखंड में आपके 6 हैं, छत्तीसगढ़ में आपके क्या हैं? 5 हैं, जम्मू कश्मीर में आपके 4 हैं, और हिमाचल प्रदेश में आपकी 3 हैं। वो 31 लिख गया था, तो 3 है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, या विधान परिषद? तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये होगा आपका राज्यसभा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद एक्ट 89 की हम बात करें, सी की बात करें, तो इसके खंड 1 व अनुच्छेद व एक्ट 64 के अनुसार वह राज्यसभा जो होता है वो पादेन सभापति होता है। उसका जो राज्यसभा जो होता है वो पादेन सभापति होता है उसका। बात समझा? राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति माना जाता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, वह व्यक्ति जिस पद के लिए चुना जाता है, भारत के राष्ट्रपति। तो ये जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि वही अध्यक्ष होता है। तो भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, या 35 वर्ष? तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 30 वर्ष। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या होती है 220, 230, 210, या 250। तो राज्यसभा की जो निश्चित सदस्य संख्या होती है वो होती है आपकी 250, 250। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, या नियुक्त किया जाता है? तो भारत में लोकसभा का जो स्पीकर अध्यक्ष होता है वो आपका चयनित किया जाता है।
किया जाता है, चयनित या चुना जाता है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 93, इसका जो उपबंध दिया गया है वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया है आपके एक्ट 93 में, 93 में। आगे चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो जो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाए लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अगर वो अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति किसको देता है, आपके उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है, उपाध्यक्ष को। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो त्यागपत्र देगा तो वो है क्या है, एक्ट 94 का खा। समझ में आ रही, 94 का खा। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका आएगा अनुच्छेद यानी एक्ट 94 का गा के अंतर्गत हटाया जा सकता है। इसको याद रखिएगा। चलिए, प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य होता है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थान पत्र रूप से स्वीकार का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना ही वह सही है। तो अगर हम प्रोटेम स्पीकर कर्तव्य की बात करें तो वो क्या करता है, सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। क्या करता है, सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या फिर जब वोट बराबर बराबर हो। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपने कास्टिंग वोट का तभी प्रयोग करता है जब दोनों के वोट क्या हो, बराबर हो। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस एक्ट के अंदर आएगा, ये आपका एक्ट आएगा 100 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो अनुच्छेद 100 के तहत क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट के बराबर होने के नाते टाई की स्थिति आ जाए। लेकिन अगर हम एक्ट 96 यानी 96 के खंड खा के तहत बात करें तो उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमता मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन के सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें कि वो अपने कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका आएगा कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, भाई उपाध्यक्ष को देगा। यही बात कही गई थी ना। कमेंट में बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये मैं बता चुका हूँ। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था बी जाखड़, सी मलवंकर, के एस हेगड़े और हुकुम सिंह। तो जो लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था जीवी मालवंकर के विरुद्ध। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1954 में।
ठीक है, ये किया गया था 1954 की बात है। चलिए, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये आपका आएगा एक्ट 98। ठीक है, एक्ट 98 के अंतर्गत। तो ये था आज का शानदार सेशन, शानदार क्वेश्चन के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू है, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम टॉप ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ये चल रही है। बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।